जी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया और आज हमें हमारे प्रोग्राम में जॉइन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर साजिद तार साहब। साजिद तार साहब सभी जानते हैं और रिपब्लिकन एनालिस्ट हैं, लेकिन दुनिया भर के जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर बहुत खुलकर बात करते हैं। साजिद साहब बहुत शुक्रिया। My pleasure, Alia. Thank you so much. साजिद तार साहब, सर काफी टॉपिक्स जमा हो चुके हैं। वन बाय वन आपसे चाहूंगी, आपके सामने रख देती हूँ, फिर आप जहां से भी स्टार्ट करना चाहें। एक तो ये कि अमेरिका में हम ये देख रहे हैं कि वो एक चैट लीक होने की बात हो रही है, उसके ऊपर बड़ा हंगामा हो रहा है कि ये क्या हो गया, एक जर्नलिस्ट जो हैं वो उसके अंदर अचानक से शामिल हो गए। सर ये क्या किस्सा है, क्या ऐसा हो सकता है? अनबिलीवेबल सा लगती है ये बात। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान का इशू है उसके ऊपर तो बल्कि अब जो मेजर गौरव आ रही है वो अपने प्रोग्राम में यहाँ तक कह दिया उन्होंने कि इंडिया को चाहिए कि वो तो बलूचिस्तान में अपनी एम्बेसी या कॉन्सुलेट कोई ऐसी बात करे थे वो खोल दे। अच्छा, फिर आईपीएल जो हो रहा है, आईपीएल का इतना हंगामा है और कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान तो बड़ा उस पे जेलस है क्योंकि उसके बहुत सारे प्लेयर जो पीएसएल में खेलना था वो भी आईपीएल ज्वाइन कर लिया उन्होंने, क्योंकि $16 बिलियन का टूर्नामेंट। तो साई साहब, इन सबको जब हम देख रहे हैं और उसी के साथ एक और चीज हुई, वो भी आपके सामने रखती हूँ कि पाकिस्तान में सिविलियन अवार्ड्स जो दिए जाते हैं, आपको पता है 23 मार्च को। बल्कि मेरा तो आपसे सवाल ये होगा कि बहुत सारे ऐसे अमेरिकन पाकिस्तानी या पाकिस्तानी अमेरिकन, बल्कि दुनिया भर में जो ऐसे पाकिस्तानी प्रोमिनेंट है, उसमें आपका भी एक ऐसा नाम है और आपको ये मिलना चाहिए, मतलब मैं तो ये समझती हूँ। तो क्या, क्यों कभी ऐसे लोगों का नाम उसके अंदर शामिल नहीं किया गया? क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों का अब नाम उसके अंदर आ रहा है जिसके ऊपर बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि इस बंदे को दे दिया और इस ये तो इतना मतनाज़ है, कोई किसी का बिजनेस पार्टनर है, कोई कुछ है। तो ओवर टू यू साजिद साहब। थैंक यू सो मच, आलिया। सबसे पहले तो अवार्ड अब आपने आखिर में बात की है, तो मुझे किसी ने पूछा था जो एम्बेसीज में से नाम रिकमेंड करते हैं, तो मैंने उसको आई टोल्ड हिम आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन। उसकी वजह ये है कि पिछले कई सालों से, आज से नहीं कई सालों से जिन लोगों को अवार्ड ये दिए जाते हैं, मैं समझता था कि ये अवार्ड लेने से मैं इम्प्रूव मेरा पोर्टफोलियो होने की बजाय डिग्रेड हो जाए। ये मेरा अपना इंटरेस्ट था। मेरा अपना उसके बारे में मेरा अपना ये क्योंकि इस दफा भी देखें, एक साहब हैं जिनको जो नॉर्वे पे वांटेड हैं, सुना है, मैं तो नहीं उस पर, लेकिन उनके ऊपर क्रिमिनल रैकेट है, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी उनकी कोई अचीवमेंट कोई नहीं है सिवाय एक घड़ी खरीदने के। उनको अवार्ड दे दिया गया है। दूसरा किसी का पार्टनरशिप है, करप्शन में उनके नाम है, उनको दे दिया गया है। कुछ ऐसे मुतनाज़िया अदाकारों को दिए जाते हैं। मैं समझता हूँ कि वहां जाके अवार्ड लेना मेरे लिए बड़ा अजीब सा एक चीज होनी थी कि मैं अगर जाके करूं तो कोई अच्छा नहीं लगता था। लेकिन इसमें करप्शन सुना है इन्वॉल्व है, सिफारिशें इन्वॉल्व हैं। और सर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कोई ऐसे बंदे, ऐसे नाम जिसमें पता चले कि बहुत ये कैपेबिलिटी उनकी या बहुत पढ़े लिखे, इस तरह के नाम सामने आने चाहिए थे। ना देखें, उसमें कमेटीज होती हैं दुनिया के अंदर, ऐसी चीजों के लिए कमेटीज होती हैं और अवाम के सामने रखा जाता है कि इसकी अचीवमेंट क्या है। आज बीबीसी ने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है, बल्कि आज एक ये खबर ये भी आ रही है कि कोई एक जो है वो जो रिसिपिएंट है वो अवार्ड वापस भी कर रहे हैं। अभी 2 दिन की बात है, एक तो अवार्ड वापस भी हो रहा है। तो उसमें आज बीबीसी ने स्टोरी की है जिसमें बिलखसूस वो जो मोहतरम नॉर्वे वाले जो घड़ी खरीदार हैं उनके बारे में उन्होंने लिखा है, कौम के सामने रखा है कि ये घड़ी खरीदना कितना बड़ी सर्विस उन्होंने दी है पाकिस्तान को। चले, लेकिन ये हर लेकिन दौर में ऐसे पिछले 10 साल से तकरीबन ऐसे ही हो रहा है, ये कोई हाँ, पहली दफा नहीं हुआ है। साजिद लेकिन साहब, इस पे एक सवाल भी ना, जैसे ये पता चला कि जी जो प्रेसिडेंट जरदारी हैं उनके जो बिजनेस पार्टनर हैं ओमनी ग्रुप के, उनको दे दिया गया। मुझे आप ये एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि भारत में सिविलियन अवार्ड्स दिए जा रहे हैं और मोदी साहब का कोई दोस्त और उसको अवार्ड दे दिया जाए और ये पता चले? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, मुश्किल है, लेकिन ऐसा भारत में ऐसे में तो नहीं होता कि मोदी साहब के 2 प्लाजे हों दुबई में। मोदी साहब का रिटायरमेंट के बाद लंदन सेटल होने का प्रोग्राम हो, या ये भी नहीं हो सकता कि वहां 25,000 ब्यूरोक्रेट डुअल सिटीजन हो। भारत के अंदर डॉक्टर जयशंकर के कोई अभी तक लंदन की प्रॉपर्टी डिस्क्लोज नहीं हुई, हालांकि वहां पे भी जर्नलिस्ट हैं, वहां भी यूट्यूब के कई लौंडे लपाड़े मौजूद हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, वो खबरें निकाल सकते हैं ऐसी, लेकिन इस तरह की चीजें वहां नजर नहीं आती। देखें, इसमें आलिया, मैं हमेशा इस बात पे बल्कि मैं अभी तक ये आज भी किसी से बात कर रहा था कि मैंने अभी तक जो मुझे पाकिस्तान को जस्टिफाई करना चाहिए था, मैनकाइंड को, ह्यूमैनिटी को जस्टिफाई करना चाहिए था, अमेरिका को जस्टिफाई करना चाहिए था, सोसाइटी को, मैंने खुद अभी तक उसमें कोई इतना अपना हिस्सा नहीं डाला है। देखें, उस पर मैं अक्सर चीजें ये देखता हूं जो मैं मुसलसल बच्चों के सामने, ग्रुप्स के सामने बोलता हूं।
आज तक आपने कभी किसी इंडियन पाकिस्तानी को यहाँ पे फायर डिपार्टमेंट में आपने वॉलंटियर करते देखा है बगैर तनख्वाह के? आपने किसी हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे गए हो, वहां पे किसी भारतीय, पाकिस्तानी, इजिप्शियन, ईरानी, अरबी को देखा है कि वहां बगैर तनख्वाह के बैठा वॉलंटियर काम कर रहा? कभी आपने किसी पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी को देखा हो कि गली की सफाई कर रहा हो? यहाँ यहाँ जहां जिस सोसाइटी में हम आके रह रहे हैं वो करते हैं। मैंने कोशिश की है अपनी गली साफ करने की, मैं करता हूं अपनी गली साफ, लेकिन वो भी मुझे उससे लार्जर स्केल पे जाना चाहिए। मैं हॉस्पिस केयर में वॉलंटियर वर्क करता हूं, लेकिन बड़ा थोड़ा करता हूं, ज्यादा करना चाहिए। हॉस्पिस केयर में मेरे लिए क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट था? लोग वहां मरने के लिए जाते हैं और मैं वहां जाके अपने आप को मौत के और इन चीजों के सामने ज्यादा करीब करना चाहता था, ताकि मैं इसको मजीद और ह्यूमैनिटी की तरफ जा सकूं। मेरी अपनी ख्वाहिश है कि मेरा आखिरी बच्चा स्कूल से ग्रेजुएट हो जाए तो शायद मैं काम करना छोड़ दूंगा। मैं काम पैसों के लिए नहीं करूंगा, सिर्फ वॉलंटियर करूंगा। मेरा अपने आप से ये वादा था कि मैं जिंदगी के 10 साल इंसानियत को दूंगा, चाहे जहां भी दूं। मैं उसमें ये नहीं कहूंगा कि मैंने पाकिस्तान में देना है, लेकिन यतीमों को दूं, चाहे मैं हॉस्पिस केयर के अंदर ही फुल टाइम वॉलंटियर शुरू कर दूं, क्योंकि लोग वहां मरने के लिए होते हैं, उनके बच्चे छोड़ जाते हैं, उनको बात कर, उनके पास बैठ के उनसे बात करना भी इबादत है, और मैं करता हूं। मैं जोक सुनाता हूं उनको, उनके लिए फूल लेके जाता हूं। उनको खाना तो नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे होते हैं। मैं फूल लेकर जाता हूं कई दफा उनके लिए, कई दफा उनके पास बैठ के उनके बाल ठीक करता हूं, उनको जोक सुनाता हूं, उनको उनके लिए किताबें पढ़ता हूं। ये मेरी वॉलंटियर काम है, वहां पे मैं जाकर करता हूं। लेकिन मैं, आप सोच नहीं सकते कि अब कभी आपने देखा है कि पाकिस्तानी इंडियन कर रहा हो, बांग्लादेशी कर रहा हो? हम, हमारा मी माई सेल्फ एंड माइंड, हम अब सो सेल्फ सेंटर्ड हैं, हमारा अपनी जात से आगे बढ़ के आज तक कभी सोचे नहीं। तो दूसरा लेके हम भारत से 100 साल पीछे हैं अगर देखा जाए। मैंने शायद आपके साथ शेयर नहीं किया, मैं एक छोटा सा रेफरेंस पढ़ के देना चाहता हूं कि आज हम जिन हालात पे हैं उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है। मैं डेफिनेटली आपको साथ नंबर देना चाहूंगा कि ये हम अब जहां तक पहुंचे हैं, हम किस तरह पहुंचे हैं और कहां अभी तक खड़े हैं, और दुनिया हमें देख रही है। हमारे पास ये नहीं है कि दुनिया को पता नहीं है, दुनिया को पता है, बल्कि दुनिया हमें बता रही है। ये फीमेल लिटरेसी रेट इन एशिया 2024 की रिपोर्ट है, और उसमें उन्होंने सारे उस नक्शे में सिर्फ 3 कंट्रीज को उन्होंने रेड किया है जहां पे औरतें अनपढ़ तरीन हैं, जिनके पास तालीम के हालात नहीं। नंबर 1 उस एरिया के अंदर, एशिया के अंदर यमन है, जहां की औरतें सबसे ज्यादा नाखादा हैं। दूसरा नंबर अफगानिस्तान का है, तीसरा नंबर पाकिस्तान का। और मेरी नजर में आलिया, हर इंसान का पहला स्कूल उसकी मां की गोद होती है। मां की गोद ही अगर अनपढ़ होगी, अगर औरत ही अनपढ़ होगी, वहां से क्या निकलेंगे? वो फिर क्या निकलते हैं? वो फिर लौंडे लपाड़े निकलते हैं, जिनके हाथ में यूट्यूब आ जाए या ट्वीट आ जाए तो वो तबाही फेर देते हैं। दुनिया का वाहिद मुल्क होगा वहां पे जहां पे एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट 20 साल 25 साल कहता है मैंने सियासत की जद्दोजहद की है, अब वो मुर्शिद बन चुका है, अब वो मजहबी लीडर है, इस वक्त मजहबी पेशवा है। आपको पाकिस्तान से, आपको बाबे चाहिए, मुंडे देने वाले बाबे चाहिए, वीजे देने वाले बाबे चाहिए। और दूसरी दुनिया, जिस तरह मैं आपको भारत से मैं 100 साल इसलिए कह रहा हूं आपको पीछे, कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ पंजाब से कुछ लोग डंकियां लगा के आते हैं, लेकिन हमारे तो डंकियां समुद्रों में डूब रहे हैं, वो जहाजों पे आते हैं टेक्नोक्रेट बन के। तो हम तो 100 साल पीछे हैं उनसे, और वो गैप बढ़ता जा रहा है, हमारा गैप उनके साथ बहुत बढ़ता जा रहा है। आपने कहा है कि वहां उनके हालात क्या है भारत के, हमें जब तक हम अपने जिन जिन कंट्रीज के साथ बॉर्डर लगते हैं उनके साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक आपका बच्चा बच्चा ये नहीं इस रिजल्ट पे पहुंचेगा कि भारत की तरक्की का सीक्रेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जब तक तालीम पे तवज्जो नहीं देगा, वो आगे बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, आगे आप निकल नहीं पाएंगे। आप पस्ती की तरफ जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ एक मैकियावेली भी पाकिस्तान गया पावर पॉलिटिक्स ने, और उसने डायरेक्शन अफगानिस्तान कर ली है। उसका भी मॉडल कौन है? तालिबान है। वो कहता है लड़कियों को, देखिए मुर्शद पाक की स्टेटमेंट क्या है, कहते हैं कि अगर तालिबान के कल्चर में बच्चियों को स्कूल भेजना जायज नहीं है तो फिर आप परेशान क्यों? और मैं इन्हीं मुर्शद पाक को ये कहना चाहता हूं कि सेंट्रल पंजाब, जहां मैं पैदा हुआ था, मेरी माँ 50 साल पहले जाके
जाके लोगों के घरों में मिन्नतें कर करके उनकी बच्चियां स्कूल लेकर आती थी। कल्चर तो पंजाब में भी ऐसे ही था कि बच्चियों को नहीं पढ़ाना। आप वो बात करती हैं आलिया, पंजाब के अंदर कल्चर ये था, बच्ची को कपड़े नहीं लेकर देते थे, कहते थे ये बेगाना माल है, ये तो बेगानी है, इसको कपड़े देने के क्या फायदा। उसको खाना नहीं दिया जाता था पंजाब के अंदर कि इसको इतना पाल के क्या करना है, तो बेगानी चीज है। तो आप कहाँ खड़े हैं? मैंने अभी आपके पास एशियन आपकी ईमेल रखी है, आपकी लिटरेसी रेट रखा है, तो इसमें से तरक्की हो सकती है आपकी, आप बच के निकल पा सकते हैं आप, अगर जब आपका माइंडसेट तालिबान है। मैं बल्कि इस पे क्वेश्चन कर रहा हूँ, बीएलए, टीटीपी और पीटीआई तीनों का ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि पाकिस्तान को जला के राख कर दिया जाए। ऑब्जेक्टिव एक है तीनों का तीनों, और उनके हाथ में टूल इस वक्त क्या है? स्मार्टफोन है और कुछ भी नहीं। ये मैं बल्कि इस पे थोड़ा सा, अगर मुझे इजाजत दें तो मैं इस पे बलूचिस्तान को, मैं बल्कि बात उस पे बलूचिस्तान पे करना चाहता था। देखिए बलूचिस्तान के साथ जुल्म क्या है, वहां पे आपको एक सीरियस सर्जरी की जरूरत थी, वहां पे स्टिचेस लगने चाहिए थे, लेकिन हर गवर्नमेंट उसके ऊपर उसकी पट्टी चेंज करके तो आगे चलती रही। पट्टी किस तरह चेंज की जाती थी? वहां पे क्लास ए सूबे का हिस्सा, ए क्लास कौन सा है जहां पे पुलिस है, बी क्लास कौन है जहां पे लेवीज है। लेवीज क्या है? लेवीज एक इंडिपेंडेंट पुलिस है जो सरदार खुद बनाते हैं अपने रिश्तेदारों को भर्ती करके, गवर्नमेंट उनको पैसे देती है लेवीज की तरह, वो खा पी जाते हैं सारे सरदार। करते क्या है इस वक्त रवाज है, ये आप इस पे सर्वे करके देख लें, जो हर सरदार का घर कराची और इस्लामाबाद में होना, ये दिस इज पार्ट ऑफ द कल्चर। जो उससे बड़ा सरदार है, जो उससे बड़ा वारदातिया है, उसका घर दुबई में होना लाजमी है, साथ कराची और इस्लामाबाद। जो सबसे बड़ा वारदातिया है उसका घर लंदन में होता है, जो सरदार होता है उसका, उसके अकाउंट लॉयड्स एंड लॉयड्स में होते हैं अकाउंट, और आपके हर एजेंसी को पता है, तारे को पता है इस बात का। और लेकिन अब हुआ क्या है कि वो जो बच्चे नीचे जिनका हक सरदार खा रहे थे, उनके हाथों में स्मार्टफोन आ चुका है, वो आपके गले पड़ रहे हैं। दूसरा, ये मुर्शिद पाक की जो पार्टी है, ये भी सारी जो है ट्वीट और यूट्यूब के ऊपर चल रही है। तो दर हकीकत आपको तबाही की तरफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले गई है, और इसका कोई तीसरी वजह नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तानी कोई नहीं। उसकी वजह यह है कि जिन लोगों के बच्चे बाहर बैठे हैं, जिनके पास डुअल सिटीजन है, चाहे वो जज हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, जो कुछ भी हैं, वो पाकिस्तान का हल क्यों निकालेंगे भाई? उनका दिमाग खराब है, उनकी इनकम डॉलरों पाउंडों में है, वो बच्चे उनके बाहर हैं सारे, वो क्यों हल निकालेंगे? लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तानी ना होना एक बहुत बड़ी खतरनाक बात है, लेकिन बचाएगा सिर्फ आपको यही है। मैं हमेशा ये कहता रहता हूं, खुदा आपको को मोदी जैसा लीडर दे, मकसद ये है नेशनलिस्ट। नेशंस कैनॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म, और मोदी साहब का सबसे बड़ा गिफ्ट भारत के लिए नेशनलिज्म था, आज भी नेशनलिज्म है। चाहे जैसे भी हो आप उसमें से जो मर्जी निकालें कि जी वो एंटी इस्लाम है, एंटी, आप भी कर लें उसमें। आज सबसे बड़ी, मैं बल्कि आपके देखने वालों को चाहिए कि आज पढ़ें, आज बीजेपी के ऊपर, बीजेपी नहीं, ये जो उनकी जो पार्टी है सियासी, जिसका बीजेपी एक विंग है, उसके ऊपर बीबीसी ने बड़ा डिटेल एक आर्टिकल लिखा है। आप भी बना लें अपनी पार्टी, आपकी भी है, कौन सी नहीं है आपकी? तालिबान आपकी मजहबी पार्टी है, आपकी टीटीपी आपकी मजहबी पार्टी है। वो कहते हैं हम शरीयत लगाएंगे, वो कहते हैं आपके अखवानुल मुस्लिमीन मजहबी पार्टियां हैं, आप उनको आरएसएस से किस तरह जुदा कर सकेंगे? वो आप, अगर आरएसएस उनकी पार्टी है, तो आपकी पार्टियां, लश्कर तैयबा क्या है, आपकी वो भी पार्टी है, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है, ये भी देखने वाली बात है ना। वो कहते हैं हमें खुलफा राशिदीन का दौर चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं चाहिए। हाँ चाहिए क्या, मैं ये भी बताना चाहूँ, कहते हैं जी बीवी पाकिस्तानी हो, गर्लफ्रेंड ब्रिटिश हो, और मरने की ख्वाहिश मदीना में, ये आपकी हाल। मुनाफिकत की सबसे बड़ी मिसाल सर, डबल वो स्टैंडर्ड से। वो कहते बीवी पाकिस्तानी, गर्लफ्रेंड गोरी, और मरने की ख्वाहिश मदीना में। तो चले, जब आप कोशिश, जिसमें मैं खुद शामिल हूं, मैं ऐसी बात नहीं, आज ही किसी से बात कर रहा था कि यार आई एम वेरी एम्बेरस्ड कि मैंने अभी तक मैनकाइंड के लिए कुछ नहीं कर पाया, अमेरिका के लिए कुछ नहीं कर पाया, पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर पाया, इस्लाम के लिए कुछ नहीं कर पाया। लेकिन मैं तो पूरे तरीके से इस्लाम को समझ ही नहीं पाया, क्योंकि मुझे एक टिपिकल किस्म का इस्लाम सिखाने की कोशिश की गई थी, और मैं खुद कंफ्यूज हूं अभी उसमें। 4 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, वो हर एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। मुझे तो खुद नहीं पता मैं किस किस्म का मुसलमान हूं, मुझे खुद अंदाजा नहीं। लेकिन मैं मजहबों के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं, मैंने सीखा यह है कि दुनिया का हर मजहब अच्छा है अगर आप अप्लाई करें।
आप अप्लाई ना करें तो उसका क्या है? चाहे वेद है, चाहे जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, वो एक किताब है, उसका क्या फायदा अगर आपने अप्लाई नहीं करना? और दुनिया का हर मजहब आपको प्यार मोहब्बत का मैसेज दे रहा है, और अगर आप उसी को नहीं समझ रहे हैं, आप समझते हैं नफरतों के साथ सोल्यूशन निकालना है, तो गॉड ब्लेस यू, फिर वो तो फिर बड़ा मुश्किल है। लेकिन और अब साजिद साहब लेकिन आप कसरे नफसी से काम ले रहे हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है आपका वहाँ पे जो इदारा है, और आप जिन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं और जितने स्पेशल पर्सन्स के लिए आप जिस तरीके से खुद अ, आगे बढ़ के फिजिकली खुद उनके साथ वो काम भी करते हैं, और आपके सारे जो साथ काम करने वाले हैं, दैट इज अमेजिंग। तो फिर अभी लोगों को इसका नहीं पता, इसलिए नहीं, मैंने ये लोगों को बात इस की कि बात का अंदाजा आप नहीं ऐसी है। कभी बात नहीं करते। मैं आलिया देखें, मैं उनको खास कर यकीन रखें कि मैं ऐसी बात हुई, मैं उनको खुदा के लोग समझता हूँ, क्योंकि बीमार कोई दुआ मांग के बीमारी नहीं लेता। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात यह है कि उनसे मैंने एक चीज सीखी है, जो डिसेबल होते हैं, रिटार्टेड या जिस तरह की उनकी बीमारी हो, अनकंडीशनल प्यार होता है, वो कंडीशन नहीं होती उनकी, उसके रिटर्न में कुछ नहीं मांगते। मैं डेली बेस पे आई फेस देम एंड आई ट्रीट देम लाइक माय चिल्ड्रन, मैटर ऑफ फैक्ट। लेकिन ये मैं अच्छा, खुदा की तरफ से मुझे इस बिजनेस में लाया गया, इस चीज में लाया गया, और उसको मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है, और उसको मैं जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे पास तकरीबन 150 मरीज हैं हमारे पास जिनके साथ मैं इन्वॉल्व हूँ। ऑल ऑफ देम दे कॉल मी डैडी, एंड दैट्स द बिगेस्ट सर्टिफिकेशन आई हैव, द बिगेस्ट डिग्री ऑफ दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। और दूसरा, मेरा स्टाफ जो है, मेरा स्टाफ में उनको भी आई ट्रीट देम लाइक माय चिल्ड्रन एट द सेम टाइम, या आई क्योंकि नो दैट सर, हाँ मैंने इससे देखा अपनी आंखों से। ये तो खैर इसका एजाज मुझे हासिल है, और उसके लिए किसी अवार्ड की जरूरत नहीं है, क्योंकि जी जी मेरा बिल्कुल। अवार्ड जो है वो मेरा इनर सेल्फ है, और मेरा जो है मेरा ज़मीर साफ है कि I'm playing a role and I'm justifying them. I want to do it on a larger scale. I want to do it on जी a जी। larger scale. I will be. और This सर is what I'm doing. आपकी आपकी सक्सेस का में एक फैक्टर जो है वो ऑब्वियसली यकीनी तौर पर मैं इस पे बिलीव करती हूँ कि ये भी होगा, इस तरह का काम करना तो। मेरी जिंदगी की पहली स्टेज, जो मेरा पहला सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी आलिया, कि मेरी माँ मेरे साथ 17 साल 17 ईयर्स मेरे पास अमेरिका में रही, मैं उनकी इबादत करता रहा हूँ, इसमें इतनी उनको मैं सर्व करता रहा हूँ। दूसरी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चेंज आई कि 1996 में जब मेरी बड़ी लड़की पैदा हुई, उसके बाद सबसे बड़ी चेंज आई मेरे पर्सनैलिटी के अंदर। और उसके बाद ये है कि जब मैं इस इंस्टीट्यूशन में आया, तो तीसरी बड़ी सबसे बड़ी चेंज ये आई थी कि, बल्कि इस यहाँ पे आना भी मेरा वॉलंटियरिज्म था। मैं बड़ा सक्सेसफुल रिटेल का कारोबार छोड़ के इसमें आया था, और उसकी वजह से, और दूसरा मैं समझता हूँ कि दिस वाज अ बिग मूव पर्सनालिटी वाइज, और इसमें दिस इज योर दिस डेस्टिनी। दिस इज बिजनेस आलिया, यू कैनॉट मेक मनी, यू ओनली गेट सेटिस्फैक्शन। या एंड दिस इज योर डेस्टिनी। सर एक बंदा खुद ही आ जाता है उस जगह पर। अच्छा साजिद साहब, जरा हम थोड़ा सा अब इस तरफ आते हैं। ये यहाँ पर सर क्या हो गया, ये एक ऐसा चैट सामने आ गई, इतना बड़ा क्या ये ब्लंडर है? एक जर्नलिस्ट को कैसे एक ऐसे ग्रुप में शामिल कर लिया गया जिसमें डिफेंस मिनिस्टर हों, जिसमें अ, मतलब जितने भी यहाँ पे अथॉरिटीज जो देख रही हैं वो सब उसके अंदर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और जर्नलिस्ट को पता चल जाए तो वही हंगामा ये हो रहा है कि ये तो एक सिक्योरिटी लीक है। आप मैं इसको कैसे इसका देखते हैं? थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा आप देखने वालों को। जेफरी गोल्डबर्ग हैं, जो एक जर्नलिस्ट थे, और अटलांटिक एक यहाँ पे न्यूज आउटलेट है, बड़ी मशहूर है, उसके वो एडिटर इन चीफ थे। उनकी जेफरी गोल्डबर्ग जो है, उनकी बड़ी पर्सनैलिटी, उनको देखा जाए तो उन्होंने बड़े लोअर से स्टार्ट करके ऊपर आए जर्नलिज्म के अंदर, बहुत बड़ा नाम है जेफरी गोल्डबर्ग। तो और दूसरा ये मैं बताना चाहूंगा कि ये सारा वाकया हुआ कैसे। ये जो सिग्नल है, जो इस वक्त तीन जो है, जिस तरह व्हाट्सएप है, सिग्नल है, टेलीग्राम है, इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो अपनी तरफ से तो उन्होंने प्रिकॉशन लिया, हालांकि फेडरल गवर्नमेंट इनको अलाउ नहीं करती कि आप सिग्नल पे जाके आप सीक्रेटिव या अपने वार प्लान डिस्कस करें। तो उन्होंने जाके उस पे, जो हमारे एनएसए हैं, मिस्टर वॉट्स, माइक वॉट्स, उन्होंने ग्रुप क्रिएट किया जिसमें सारे लोगों को डाला, इंक्लूडिंग वाइस प्रेसिडेंट और हमारे जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, उनको करके वो चैटिंग करते रहे यमन में हौथियों के ऊपर बमबारी के हवाले से। और फिर उसमें ये भी डिस्कस करते रहे कि हम यूरोपियन से भी पैसे बाद में लेंगे, क्योंकि हम हौतीज को मार रहे हैं, और हौती यूरोपियन शिपिंग को भी, शिप्स को तंग करते हैं। और अभी सर ये यमन पर हमले से कुछ घंटे पहले हो रहा था, ऐसे ही है ना?
ऐसे है। और उसमें बात ये हुई इसमें कि अभी उन्होंने खैर वार प्लान वहां पे शेयर नहीं किया था, चैट शैट ही उनके सामने आई है, लेकिन ये भी एक गैर जिम्मेदाराना एक्शन जो एक्ट है उनका, इसको कंसिडर किया जाए। अब दोनों पार्टियों का मैं सामने रखना चाहता हूं। रिपब्लिकन इसको डाउन प्ले कर रहे हैं कि जी सीएनएन जो डेजर्ट स्टॉर्म थी वो तो पूरी सीएनएन पे चल रही थी, वो कौन सी सीक्रेट वाली बात है। रेगन के दौर में वो कहते हैं उन्होंने खुद ही डिस्क्लोज कर दिया था अपना सारा कुछ, ये उसको डाउन प्ले कर रहे हैं। अब डेमोक्रेट है वो कहते हैं कि दिस इज वाटरगेट 2 हो चुका है। वो कहते हैं कि इस पे एनएसए को रिजाइन करना चाहिए, उसको निकाल देना चाहिए। हो सकता है कल को कहें जी डोनाल्ड ट्रंप साहब को इम्पीच किया जाए। लेकिन दोनों पार्टियां, जो डेमोक्रेट हैं वो इसको चाय की प्याली में तूफान बना रहे हैं, और जो रिपब्लिकन है उसको डाउन प्ले कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर एडमिट करना होगा कि गैर जिम्मेदाराना एक्शन था कि आप पर्सनल इन मीटिंग ये चीजें डिस्कस करते हैं, आप चैट ऑनलाइन चैटिंग नहीं करते, क्योंकि इस वक्त ऐसी ऐसी चीजें इजाद हो चुकी हैं। इजराइल ने, आपको पता होगा, पेगासस उन्होंने बना लिया था हैक करने के लिए, वो कर सकते हैं, उनके पास सलाहियत है। लेकिन ये कि इसको करना एक बहुत बड़ा गैर जिम्मेदाराना एक्शन है। इसका कोई ना कोई इसको किसी तरीके से आगे मजीद चाहिए कि रोकें डोनाल्ड ट्रंप साहब, क्योंकि उनके अभी 3.5 साल बाकी है। अभी 3.5 साल होगा। उन्होंने दुनिया तो शेकअप कर दी है, इसमें कोई शक नहीं है, बल्कि उसका रिजल्ट अभी तक कोई सामने नहीं आया। मैं बिग डिफेंडर ऑफ डोनाल्ड ट्रंप्स पॉलिसीज, लेकिन अफसोस के साथ ये कहूंगा कि किसी भी जंग को अभी तक वो क्लोज नहीं कर पाए। आज की खबर ये थी कि शायद ब्लैक सी के अंदर, ब्लैक सी के आसपास दोनों जो है वो यूक्रेन और रशिया लड़ने, उन्होंने जंग सीज फायर करने का इरादा कर दिया है। लेकिन सीज फायर जब तक मेंटेन नहीं होगा, उस सीज फायर के ऐलान का कोई फायदा नहीं है। सीज फायर तो हमास और इसराइल का भी हुआ था, और वहां पे 500 के करीब लोग मारे जा चुके हैं दोनों तरफ। उन्होंने लेबनान के साथ भी सीज फायर जो है उसको अपना खत्म कर दिया है, और ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गाजा के अंदर। तो दुनिया एक बहुत बड़ा केयास है। जो सीरिया के जो नए हैं हेड जो है, उनको पुतिन साहब ने कॉल करके अपनी सर्विसेज ऑफर कर दी है। उसके बाद कहते हैं कि इजराइल के अंदर सिविल वार जैसा माहौल है। उनकी शिनबिन जो उनकी एजेंसी है, उसके अंदर भी उसके हेड को रिमूव किया गया, अटॉर्नी जनरल को रिमूव कर दिया गया है, और करप्शन के चार्जेस हैं नेतन्याहू के ऊपर, वो अदालत में थे आज से 2 हफ्ते पहले। तो पैनिक है वहां पे भी। और यूक्रेन तो चलें शायद, क्योंकि यूक्रेन की अगर मिलिट्री एड अमेरिका बंद कर देगा तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। स्टारलिंक को अगर बंद कर दिया जाता है, इलॉन मस्क बंद करते हैं, तो वो एक दिन नहीं गुजारा कर पाएंगे, वो तो रुक जाएगा। लेकिन दूसरे हालात का क्या बनेगा? ईरान एक बहुत बड़ा एक इशू है, साउथ सुडान एक बहुत बड़ा इशू है अगर देखा जाए, और तालिबान एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी है, बांग्लादेश एक इतिहास है। सर लगता है ऐसे कि जैसे उन्होंने जो इंटरनल मामलात हैं, जैसे कि इमिग्रेंट्स का और ये वाले इश्यूज पे ज्यादा तवज्जो दी, जो कि बड़े इश्यूज है उनके ऊपर ज्यादा देनी चाहिए थी। आप समझते हैं ऐसा है? नहीं, मैं देखिए उसमें मेरी जो ख्याल ये था कि जो मेरा एज एन अमेरिकन एक एक्सपीरियंस ये है कि जब रजीम आती है, रजीम का जो माइंडसेट होता है उसको इन्फोर्स करने वाले नीचे जो जिस तरह कहते हैं ना कि शाह को के जो चेले होते हैं ज्यादा वफादार शो करना शुरू, उनका इरादा सिर्फ तकरीबन 2 मिलियन लोगों को डिपोर्ट करने का था, जिनके डिपोर्टेशन है और जो गैंग्स में है इन्वॉल्व, जिनके क्रिमिनल बैकग्राउंड है। लेकिन अब जो खबरें सुनने में आ रही हैं कि ग्रीन कार्ड वालों को भी तंग किया जा रहा है। लेकिन आज की जो मैंने आज इसके बारे में खबर पड़ी है, हिल न्यूज़पेपर है द हिल, उसके अंदर भी था कि ग्रीन कार्ड वालों को सिर्फ उनको तंग किया जाता है जिनके कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड होते हैं, जिनके कोई ना कोई पहले केसेस चल रहे होते हैं। एक और जगह मैंने खबर पढ़ने की कोशिश की, जिस एक इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप 1.0 के अंदर भी नेचुरलाइजेशन डिपार्टमेंट को बनाया था, जिसमें लोगों जो सिटीजन थे उनको भी निकालने की कोशिश की गई थी। मैंने मजीद उसके बारे में पढ़ा है, बल्कि आपके देखने वालों को मैं एडवाइस भी करूंगा। तो उसमें एक फॉर्म N400 होता है, उस N400 के ऊपर जो कुछ आपने उसके अंदर जो जराइम है, अगर आप किसी भी जुर्म में उसमें जो इन्वॉल्व है, तो फिर आपको डी नेचुरलाइज किया जा सकता है बाय लॉ। लेकिन वो फेडरल जज के सामने जाएगा केस,
वहां आपको सफाई देने का मौका दिया जाएगा और उसके बगैर आपको आपसे सिटीजनशिप नहीं ली जा सकती। इतना आसान काम नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप 1.0 के दौरान कुछ लोगों को डी नेचुरलाइज किया गया था, लेकिन दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू डू इट। हाँ, ग्रीन कार्ड के ऊपर दो चीजें हैं। जो लोग पहले, जिनके बच्चे यहाँ पे हैं, सिटीजनशिप ग्रीन कार्ड लेके वो रहते परमानेंट इंडिया पाकिस्तान के दूसरे ममालिक में थे, अब बच्चों को 6 महीने बाद मिलने आ गए ग्रीन कार्ड की, वो शर्त पूरी करके चले गए, उसके खिलाफ वो अब एक्शन ले रहे हैं। वो कहते हैं कि यू आर नॉट पेइंग टैक्सेस हियर, यू आर नॉट लिविंग इन द यूएस, ऐसे मसाइल। और या फिर जिस तरह आपने देखा होगा कि पिछले दिनों एक पाकिस्तानी एम्बेसडर को डिपोर्ट किया गया है जिसके पास रेड पासपोर्ट था। उनके बारे में जब मैंने रिसर्च की तो सामने ये आया कि एक तो उनके बच्चे लॉस एंजलिस में रहते हैं, वो जब लॉस एंजलिस के अंदर पोस्टेड थे वो अपने बच्चों को यही सेटल करके चले गए, जो कि मेरे ख्याल में वैसे ही एम्बैरेसिंग है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए। दूसरा ये है कि उस वक्त उनके ऊपर कोई ऐसे, जब वो यहाँ पोस्टेड थे, कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज या कोई केसेस ऐसे चल रहे थे जिसकी बेसिस पे उनको डिपोर्ट किया गया। और दूसरा, क्योंकि वो रेड पासपोर्ट आप लेके जाते हैं जहां आप डिप्लोमेटिक मिशन पे हो, आप रेड पासपोर्ट लेके उसको जगह जगह बच्चों को विजिट करते हैं, अपने पर्सनल मैटर्स डिस्कस नहीं करते, ट्रिप नहीं लगा रहे होते, तो उसकी वजह से भी उनको डिपोर्ट किया कि उनके बच्चे अब यहाँ रहते हैं, उनको चाहिए था ग्रीन कार्ड लेके अपने ग्रीन पासपोर्ट के ऊपर ट्रैवल करें। वो अपना रेड पासपोर्ट के मजे ले रहे हैं जिसमें ना लगेज की तलाशी है ना कुछ तलाशी है। ये उनकी भी गलती है। लेकिन ये कि इस तरह की सख्तियां होंगी, हो रही हैं। और जो मेरी इंफॉर्मेशन थी कि जो इस वक्त आपकी जो मजहबी स्लैश सियासी पार्टी है वो चाहती थी कि पाकिस्तान को बैन लिस्ट में डाला जाए, वो तो उन्होंने नहीं डाला। सख्ती होगी बैकग्राउंड चेक के ऊपर, चाहे विजिट वीजा का बैकग्राउंड चेक हो, चाहे आप इमिग्रेंट वीजे पे आ रहे हो, आपका बैकग्राउंड जो है उसको चेक करने में सख्ती की जाएगी, देर भी लगेगी और वीजे भी ज्यादा रिफ्यूज होंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप 1.0 के अंदर भी हुआ था, अब ओके, फिर दोबारा होगा। लेकिन ठीक। मेरे ख्याल साजिद में साहब, पैनिक ज्यादा है, लेकिन हकीकत कम है। ठीक, साजिद साहब एक आखिरी आप कमेंट कर दें इसके ऊपर, आईपीएल पे सर। वो कह रहे हैं कि ये सारे खिलाड़ी उठा के उधर ले गए और अब जो है वो, बल्कि इंजमाम उल हक ने तो इसके खिलाफ एक स्टेटमेंट भी दे दी कि भाई खिलाड़ी उधर जाते ही क्यों है। तो सर इतना बड़ा एक $16 बिलियन का टूर्नामेंट, वहां पे क्यों नहीं जाएंगे लोग? मैं आईपीएल से क्वेश्चन करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के खिलाड़ी आपने क्यों रख लिए भाई? हमारे तो खिलाड़ी जो है वो तो कुश्ती के प्लेयर हैं, वो तो क्रिकेट के प्लेयर ही नहीं है। हमारे खिलाड़ी कौन सा मैच अपना जीते हैं जो आपने रख लिए? आप भी हारोगे, हर मैच हारोगे, पैसे भी लूज करोगे। ये हमारा नुकसान नहीं है तो आपका अपना नुकसान है। ये तो आईपीएल वालों का नुकसान है। मैं तो कई दफा पाकिस्तानी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि भाई हम तो ब्लड प्रेशर के मरीज बन गए हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट मैच देख देख के। मैं तो हार्ट का भी मरीज हूं। ये ड्रामाबाजी बंद करो। ये हर मैच, एक मैच नहीं जीतते। न्यूजीलैंड के साथ देखा है आपने, वो अगले दिन वो एक बंदे ने पहली सेंचुरी बनाई है 100 की और दूसरी दफा आया एक बॉल पे आउट हो गया, वो एक रन के ऊपर। तो ये आईपीएल वालों ने पता नहीं क्यों पैसे जाया कर रहे हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों पे। मैंने तो मशवरा दिया था मोहसिन नकवी साहब को कि नकवी साहब प्लीज हमें रिलीफ दें, क्रिकेट टीम को बंद कर दें। आपकी आपका सिर्फ सुना है 2 स्पोर्ट्स के अंदर आपका अच्छा चल रहा है, एक जेवलिन थ्रो है, रेजे वेजे फेंका करें, और दूसरा आपके स्पेशल ओलंपिक के कुछ नाबीना लोग हैं, उनकी टीम अच्छी है। वैसे थे, लगते तो मुझे भी ये नाबीना ही है जो हमारे जो हालिया क्रिकेट वाले टीम है, लगती तो नाबीना ही है, क्योंकि आज तक मैंने इनको अच्छा खेलते नहीं देखा। कैच भी छोड़ देते हैं, आउट भी हो जाते हैं फौरन। लेकिन ये नुकसान हमारा आलिया नहीं है, ये आईपीएल का नुकसान। चले, अगर आपने घाटे का सौदा करना है तो आपको मुबारक हो भाई। कल एक फिक्रा किसी ने बड़े जबरदस्त तरीके से, किसी ने कहा, मैं उसको बड़ा अप्रिशिएट करूं, उन्होंने जी कि पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड से हारने में कामयाब होगी। ठीक है साजिद साहब, इसी नोट पर हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। सर वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। आप बहुत बिजी, आपका शेड्यूल रहता है सुबह से लेकर रात तक, लेकिन आप फिर भी हमारे कहने पर, मेरे कहने पर आप आ यू जाते हैं आर वेरी प्रोग्राम में। डियर इसका टू मी, बेहद शुक्रिया। और आपके थैंक्स अ लॉट। देखने वाले दे आर वेरी क्लोज टू माई। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।